नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसे अकादमिक कार्यक्रम के बारे में है जो हमारे स्कूलों के काम करने के तरीके को शायद बदल सकता है। कार्यक्रम का नाम है लिमिटलेस लर्नर्स और इसका नारा है बोर्ड से IIT IIMs तक। पहली नजर में ये एक और कोचिंग क्लास जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसके ब्रोशर और वेबसाइट को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये स्कूल के बाहर नहीं बल्कि स्कूल के अंदर ही एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का दावा करता है। बिल्कुल, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। जरूर। क्या ये स्कूल इंटीग्रेटेड मॉडल वाकई शिक्षा का भविष्य है या ये सिर्फ एक बहुत ही चतुर बिजनेस स्ट्रैटेजी है? चलिए इस मॉडल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये लिमिटलेस लर्नर्स आखिर है क्या? स्रोतों में इसे नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशनल इकोसिस्टम जैसे भारी भरकम शब्दों से समझाया गया है। लेकिन इन मार्केटिंग टर्म्स के पीछे का असली आइडिया क्या है? क्या ये सिर्फ स्कूल के अंदर चलने वाली एक कोचिंग क्लास है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल यहाँ जानबूझकर किया गया है। इसका सबसे बड़ा विजन हर स्कूल को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का एक तरह से केंद्र बनाना है, ताकि छात्रों को कहीं और जाना ही ना पड़े। एग्जैक्टली ताकि छात्रों को स्कूल के बाद फिजिकली या मेंटली कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये कार्यक्रम खास तौर पर कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। और इसका दायरा भी काफी बड़ा लगता है। मतलब ये सिर्फ GEE या नीट तक ही सीमित नहीं है, जो आमतौर पर ऐसे प्रोग्राम्स का फोकस होता है। सही पकड़ा। इसका लक्ष्य कई स्तरों पर काम करना है। बोर्ड परीक्षा, NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और अलग-अलग ओलंपियाड। अच्छा। संक्षेप में कहें तो ये एक ऑल इन वन समाधान होने का दावा करता है। आइडिया ये है कि स्कूल की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अलग-अलग न देखा जाए, बल्कि इन्हें एक ही साथ मिला दिया जाए। हाँ बिल्कुल, एक ही टाइम टेबल में। ठीक है, ऑल इन वन का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन भी हो सकता है। क्या ये प्रोग्राम सच में बोर्ड्स, NTSE और JEE नीट इन सभी को एक साथ साध सकता है? ये तो भाई बहुत मुश्किल काम लगता है। इसे अमल में कैसे लाया जाता है? यहीं पर इनकी स्ट्रेटेजी साफ दिखती है। इन्होंने इसे उम्र और जरूरत के हिसाब से 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। ओके। पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम, जो कक्षा 8 से 10 के लिए है। इसका पूरा फोकस छात्रों की नींव मजबूत करने पर होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ IIT की तैयारी करवाने वालों की तरह सीधे 11वीं कक्षा से शुरू नहीं करते। ये एक तरह से अपनी टैलेंट पाइपलाइन बना रहे हैं। बिल्कुल। 8वीं से 10वीं तक के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स की नींव और लॉजिकल रीजनिंग पर जोर दिया जाता है। मतलब रट्टा मारने पर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद रटाना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता को विकसित करना है, ताकि छात्र NTSE और ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं के लिए जल्दी तैयार हो सकें। ये एक तरह से आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। और फिर जब छात्र 11वीं में पहुंचते हैं तब गियर बदल जाता होगा। एकदम। दूसरा भाग है IIT JEE और NEET प्रोग्राम, जो कक्षा 11 और 12 के लिए है। और स्रोत इसे साफ तौर पर एक हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम कहते हैं। मतलब यहाँ पर माहौल काफी सीरियस हो जाता है। जाहिर है। इसमें रोजाना का एक लेक्चर प्लान होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी DPPs दिए जाते हैं। अच्छा, DPPs। हाँ, असाइनमेंट्स होते हैं और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी PYQs हल करवाए जाते हैं। इस रूटीन में एक चीज का जिक्र है, 3 टियर रिवीजन सिस्टम। अब ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक और फैंसी मार्केटिंग टर्म है? हर कोचिंग संस्थान रिवीजन का दावा करता है। क्या स्रोतों में ऐसा कुछ है जो बताता है कि असल में अलग कैसे है? कहीं ये छात्रों पर बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं डाल देगा? ये एक वाजिब चिंता है। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ सिलेबस खत्म होने के बाद होने वाला रिवीजन नहीं है। इसके 3 चरण हैं। 3 चरण? हाँ। पहला टियर सिलेबस पूरा होने के साथ चलता है, मतलब जो पढ़ा उसे तुरंत रिवाइज किया। ओके। दूसरा टियर मिड टर्म के आसपास होता है, जब पूरे सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा रिवाइज करवाया जाता है। और तीसरा? तीसरा परीक्षा से ठीक पहले एक फाइनल क्रैश कोर्स की तरह होता है। मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ। इसका मकसद शायद ये सुनिश्चित करना है कि छात्र कॉन्सेप्ट्स को भूले नहीं, जो अक्सर लंबी तैयारी में एक बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल। आइडिया यही है कि ज्ञान को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट किया जाए। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म से ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लगता है। हालांकि इसका असर तो असल में छात्रों की परफॉर्मेंस पर ही दिखेगा। सही बात है।
तो ये पूरी हाई इंटेंसिटी पढ़ाई, डीपीपीज और 3 टियर रिवीजन, इसे ट्रैक कैसे किया जाता है? इतने सारे छात्रों की प्रगति पर नजर रखना तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ मुझे एआई आधारित एनालिसिस रिपोर्ट्स का जिक्र मिला। क्या ये कोई गिमिक है या ये सच में कुछ काम की जानकारी देता है? देखिए, टेक्नोलॉजी इस मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा है। राइट। एआई आधारित रिपोर्ट्स का मतलब है कि जब छात्र कोई टेस्ट देते हैं तो एक सॉफ्टवेयर उनकी परफॉर्मेंस का गहराई से विश्लेषण करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने सवाल सही या गलत हुए, अच्छा, बल्कि ये भी बताता है कि वे किस टॉपिक में मजबूत हैं और कहाँ कमजोर। और शायद ये भी कि वे सवालों को हल करने में कितना समय ले रहे हैं, किस सवाल पर अटक गए। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट ये भी बताती है कि वो किस सवाल पर जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे हैं, कहाँ वे सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ओके। और समय के साथ उनके परफॉर्मेंस का ट्रेंड क्या है। ये एक तरह से छात्र की अकादमिक सेहत का एक्सरे है। जो टीचर और छात्र दोनों को सटीक जानकारी देता है कि सुधार कहाँ करना है। बिल्कुल। यह तो बहुत उपयोगी है। इसके अलावा स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का भी जिक्र है। हाँ, वो एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां छात्र, उनके माता-पिता और स्कूल प्रशासन तीनों लॉगिन करके छात्र की प्रगति को रियल टाइम में देख सकते हैं। रियल टाइम में? जी, उनकी अटेंडेंस, टेस्ट के स्कोर, असाइनमेंट का स्टेटस, सब कुछ एक ही जगह पर। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो जाती है। अब माता-पिता को सिर्फ पीटीएम का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार कम स्कोर कर रहा है, तो उसके माता-पिता ये बात किसी बड़े टेस्ट में फेल होने के बाद नहीं, बल्कि डैशबोर्ड पर हफ्ते दर हफ्ते देख सकते हैं। ये तो पेरेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और अगर किसी की क्लास छूट जाए या कोई टॉपिक दोबारा समझना हो तो उसके लिए भी समाधान है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की एक लाइब्रेरी भी होती है। तो ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। बिल्कुल। तो ये एआई और डैशबोर्ड वाला सिस्टम तो काफी आधुनिक लगता है, लेकिन आखिर में तो सब कुछ टीचर पर ही आता है ना? हाँ, ये तो है। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी एक खराब टीचर की जगह नहीं ले सकता। तो इन स्रोतों में फैकल्टी के बारे में क्या बताया गया है? क्या स्कूल के शिक्षक ही ये सब पढ़ाते हैं? नहीं, और यही इस मॉडल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ओके। अकादमिक डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी लिमिटलेस लर्नर्स की अपनी टीम लेती है। अपनी टीम? हाँ, स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उनकी फैकल्टी में आईआईटी या एनआईटी से पढ़े हुए या फिर डॉक्टरेट डिग्री वाले शिक्षक होते हैं। स्टडी मटेरियल से लेकर साप्ताहिक और मासिक टेस्ट और व्यक्तिगत मेंटरशिप तक सब कुछ उनकी टीम ही संभालती है। मतलब स्कूल पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता? अकादमिक या प्रबंधन का कोई बोझ नहीं। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों से किसे और क्या फायदा होता है? छात्रों के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई स्कूल इस तरह के कार्यक्रम के साथ साझेदारी क्यों करेगा? उसके लिए इसमें क्या है? इसे दो नजरियों से देखना होगा। छात्रों के लिए सबसे बड़ा और सीधा फायदा है समय और ऊर्जा की बचत। मैं तो सोच ही रही थी, स्कूल के 6-7 घंटे के बाद फिर 2 घंटे का सफर करके किसी और कोचिंग सेंटर जाना। आधी ऊर्जा तो ट्रैवल में ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये वाकई छात्रों के लिए एक बड़ी राहत होगी। बिल्कुल, और जब आप थके हुए नहीं होते तो आप बेहतर सीखते हैं। स्रोतों का दावा है कि इससे कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ विकसित होती है, क्योंकि ये सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर केंद्रित है। और चूंकि स्कूल की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक साथ होती है, तो इसका सकारात्मक असर बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर भी पड़ने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, ये तो छात्रों के फायदे हुए, जो बिल्कुल साफ है। अब स्कूलों के नजरिए से देखते हैं, एक स्कूल के लिए इसमें क्या आकर्षण है, सिवाय इसके कि उनके छात्रों के नतीजे अच्छे आएंगे? यहाँ पर यह मॉडल सिर्फ एक एकेडमिक साझेदारी से आगे बढ़कर एक बिजनेस पार्टनरशिप बन जाता है। अच्छा। स्कूलों के लिए भी कई बड़े फायदे हैं। पहला, स्कूल की अकादमिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब किसी स्कूल के छात्र जेई या नीट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उस स्कूल का नाम होता है, जिससे एडमिशन्स बढ़ते हैं। सही बात। और दूसरा, जैसा आपने कहा, स्कूल के अपने शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। लेकिन आपने बिजनेस पार्टनरशिप की बात की, क्या यहाँ कोई आर्थिक पहलू भी है? हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा आकर्षण है। स्रोतों में एक ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का जिक्र है। रेवेन्यू शेयरिंग? जी, इसका मतलब है कि इस कार्यक्रम से जो फीस आती है उसका एक हिस्सा स्कूल को भी मिलता है। तो स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि एक रेवेन्यू पार्टनर भी है। अच्छा, ये स्कूलों के लिए एक बड़ा इंसेंटिव हो सकता है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये स्कूल के लिए एक नई इनकम स्ट्रीम बन जाती है। क्या इसमें अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं? हाँ, स्रोत में 3 तरह के मॉडल बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये मॉडल काफी फ्लेक्सिबल है। जैसे?
पहला है सीधा रेवेन्यू शेयरिंग, जिसमें फीस का एक तय प्रतिशत स्कूल को मिलता है। दूसरा है प्रति छात्र फीस मॉडल, और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, जो इन दोनों का मिला-जुला रूप हो सकता है। मतलब स्कूल और कंपनी के बीच आपसी सहमति से तय होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बाजार में तो इतने सारे बड़े-बड़े कोचिंग ब्रांड्स हैं। ऐसे में लिमिटलेस लर्नर्स जैसा प्रोग्राम किसी स्कूल को ये यकीन कैसे दिलाता है कि वो उनके लिए सही पार्टनर है? वे खुद को दूसरों से अलग कैसे दिखाते हैं? जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि ये खुद को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर नहीं, बल्कि स्कूल के एक एकेडमिक पार्टनर के रूप में प्रस्तुत करता है। पार्टनर। हाँ, ये स्कूल के सिस्टम में बाहर से कुछ जोड़ने की बजाय उसी का एक हिस्सा बन जाने की कोशिश करता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं जिन पर वे जोर देते हैं? स्रोत किस खास बातों को बार बार दोहराते हैं। पहला, अनुभवी टीम। यह बार बार कहा गया है कि फैकल्टी का आईआईटी, एनआईटी, डॉक्टर बैकग्राउंड से होना एक बड़ा अंतर पैदा करता है। दूसरा, स्कूल के अंदर स्वतंत्र कामकाज। मतलब ये कार्यक्रम स्कूल के नियमों के तहत काम करता है, लेकिन अपने एकेडमिक सिस्टम को स्वतंत्र रूप से चलाता है, जिससे स्कूल पर मैनेजमेंट का कोई बोझ नहीं रहता। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी एक बड़ा अंतर लगता है, जिसकी हमने पहले बात की। हाँ, डिजिटल एकेडमिक ट्रैकिंग, जिसमें एआई रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स शामिल हैं। और एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है माता पिता का विश्वास। माता पिता का विश्वास वो कैसे? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि माता पिता ऐसे स्कूलों को पसंद करते हैं जहां इंटीग्रेटेड कोचिंग की सुविधा हो। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सुरक्षित और अनुशासित माहौल प्रदान करता है। बच्चे स्कूल के परिचित और सेफ कैंपस में ही रहते हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। सही बात है। इससे ना सिर्फ बच्चों का समय और ऊर्जा बचती है, बल्कि माता पिता भी निश्चिंत रहते हैं कि उनका बच्चा एक नियंत्रित माहौल में है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लिमिटलेस लर्नर्स एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो स्कूल की चार दीवारी के भीतर ही छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार करने का वादा करता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां स्कूल, कोचिंग, टेक्नोलॉजी और मेंटरशिप सब एक ही जगह मिल जाए। हाँ, ये एक तरह से शिक्षा के दो अलग-अलग धागों, पारंपरिक स्कूली शिक्षा और विशेष प्रतियोगी तैयारी को एक साथ बुनने की कोशिश है, ताकि वे एक दूसरे को मजबूत करें, न कि एक दूसरे से मुकाबला। सही कहा। और ये मॉडल, जैसा कि हमने देखा, अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो न केवल छात्रों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि स्कूलों के लिए भी अकादमिक और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे जैसे इस तरह के इंटीग्रेटेड मॉडल्स ज्यादा आम होते जाएंगे, तो एक पारंपरिक स्कूल शिक्षक की भूमिका का क्या होगा? और क्या स्कूल की परिभाषा ही बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या अत्यधिक विशिष्ट कोचिंग को स्कूल में एकीकृत करना स्कूली शिक्षा के मूल उद्देश्य को, जो कि समग्र विकास है, उसे हटाकर सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक सीमित कर देगा? एग्जैक्टली। यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम स्कूलों को एक तरह की हाई परफॉर्मेंस एग्जाम फैक्ट्री में बदल रहे हैं, या फिर यह शिक्षा के विकास का अगला स्वाभाविक कदम है जो आज के प्रतियोगी दुनिया के लिए जरूरी है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।